सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcomes you. Today we are going to learn the topic is Darwin's theory of natural selection and Lamarck's scheme. So देखिए जो नेचुरल सिलेक्शन है वो थेरी है डार्विन्स की, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन्स की ये थेरी है। उन्होंने अपनी थेरी में क्या बताया वो हम देखेंगे और इनके साथ साथ एक और साइंटिस्ट है लेमार्क स्कीम, इन्होंने भी अपनी थेरी बताई और इन दोनों की थेरी के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपने अगर इसके पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन दिया है, आई बटन पर टैप कीजिए, सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें से एक एक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं जो इस लेसन के पिछले वीडियोस है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद इनके थियरीज देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, द इंग्लिश बायोलॉजिस्ट proposed the theory of evolutions। ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने theory of evolutions प्रपोज की थी, इन्होंने बनाई थी। He shows that all the species of living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestor। मतलब इन्होंने ये बताया कि जितने भी स्पीशीज है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो इवॉल्व हुए हैं, बने हैं, उनमें जो बदलाव हुआ है, ओके, इनको होने के लिए कई हजारों साल लगे हैं और ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं। He proposed that principle of natural selection is responsible for this evolution। और उन्होंने ये बताया कि इन सब कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कुदरती चुनाव का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने बताया। तो आइए इनकी थ्योरी के बारे में जानते हैं कि क्या इन्हें अपने थ्योरी में बताया। सो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Charles Darwin had collected innumerable species of plant and animal, and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preached the survival of fittest। तो देखिए, जो डार्विन्स है इन्होंने कई ऐसे इननंबरेबल स्पीशीज प्लांट के और एनिमल के ऑब्जर्व किए, जमा किए, उन पर स्टडी की और उन पर स्टडी करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओके, और उस थ्योरी को प्रपोज किया, सबके सामने रखा। फॉर दिस पर्पस डार्विन हैड पब्लिश अ बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस नाम की बुक उन्होंने बनाई और वो सबके सामने उन्होंने रखी। उस बुक में उन्होंने पूरी की पूरी अपनी थ्योरी लिखी हुई थी कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा और किस तरह से स्पीशीज में बदलाव हुआ होगा, किस तरह से बहुत सारे स्पीशीज बने होंगे। व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पोरीफ्रिकली। जब उन्होंने अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे तो एक्सप्लेन करते समय डार्विन्स ने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो पोरीफ्रिकली रिप्रोड्यूस करते। प्रोलीफ्रिकली रिप्रोड्यूस करना मतलब अपने जैसा नया जीव तैयार करना। जैसे डायनासोर का बच्चा डायनासोर ही होगा, डॉग का बच्चा डॉग ही होगा, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होगा। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये सब एक दूसरे से कंपीट करते हैं, ओके, अपना जीवन जीने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। हम भी कई तरह से कंपटीशन करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छे मार्क आए। वैसे इस दुनिया में जितने भी जीव है वो अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। इन दिस कंपटीशन ओनली दोज एनिमल्स सस्टेन which show the modification essential for winning competition। और इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स है वही ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर जाते हैं, वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, वही ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज आगे बढ़ती है जो मॉडिफिकेशन में जीत जाते हैं, कंपटीशन में जीत जाते हैं। मतलब नेचर
उनके बॉडी में होने वाले समय के साथ बदलाव करती है। इस बदलाव को जिसने सहन कर लिया या फिर इस कंपटीशन में वो जीत गया, वो एनिमल आगे सरवाइव करेगा, वो सस्टेन करेगा, अदरवाइज वो नहीं रह पाएगा। सो हाउएवर बिसाइड दिस नेचुरल सिलेक्शन also play important role because nature select only those organisms which are fit to live and the rest perish। और नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो उन्होंने एक और बात बताई कि नेचुरल सिलेक्शन में ये रोल बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले होता है कि नेचर ऐसे ही एनिमल को या ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है जो उस इन्वायरमेंट में, उस सर्वाइवलेंस में फिट रह सके, जिंदा रह सके, पेरिश रह सके। सस्टेनिंग and selected organism can perform reproduction and thereby give rise the new species with their own species character। जो एनिमल सस्टेनिंग हो गए मतलब रह गए, बच गए हैं, जो प्रकृति के साथ बदलाव सहन कर चुके हैं, ओके, मतलब प्रकृति के साथ समझौता कर चुके हैं, ऐसे ही जो ऑर्गेनिजम्स है वो जिंदा रहेंगे और वो रिप्रोडक्शन करके अपने नए स्पीशीज तैयार करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। So Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration। जो डार्विन्स की जो थ्योरी है उस थ्योरी पर कई साल तक स्टडी करने के बाद बड़े मुश्किल से उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। However, some objection were raised against the theory और इस थ्योरी पर कुछ ऑब्जेक्शन भी उन्होंने लिए। So some of main objection are, तो कुछ ऑब्जेक्शन क्या थे, उसमें से जो 3 मेन ऑब्जेक्शन यहां पर दिए हुए, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। मतलब जो दूसरे जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कहा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है ये पूरी तरह से, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन के लिए सिर्फ नेचर का सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है और बहुत सारी बाकी चीजें भी होंगी जिसके कारण ये बदलाव हुए हैं। Second, Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification। जो मॉडिफिकेशन हुआ है चाहे वो यूजफुल हो या यूजलेस हो, इन्होंने अपनी थ्योरी में उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ओके, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। उन्होंने स्लो चेंजेस और एब्रप्ट चेंजेस के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं किया, तो उन्होंने बस बताया था कि चेंजेस कुछ स्लो होते हैं, कुछ एब्रप्ट होते हैं। स्लो मतलब धीरे होने वाले चेंजेस, एब्रप्ट मतलब जो ऐसे चेंजेस जो इमीडिएटली फास्ट चेंजेस हो जाते हैं। Irrespective of all these objections, Darwin's work on evolution has been milestone। और इन सभी ऑब्जेक्शन के होते हुए भी डार्विन्स का जो वर्क है ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ये एक बहुत बड़ा काम है, ये उनका जो रिसर्च है बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये थी डार्विन्स की थ्योरी, और डार्विन्स की थ्योरी में उन्होंने बताया कि नेचर ने अपने हिसाब से एनिमल को सिलेक्ट किया है कि कौन जिंदा रहेगा, कौन बचेगा। जो उस सिचुएशन में सस्टेन कर गया वो बच गया, जो नहीं गया वो खत्म हो गया। ओके, और इसलिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो नेचुरल सिलेक्शन है, ऐसा डार्विन्स ने बताया था। ये थी डार्विन्स की थ्योरी। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आगे आए थे, ये थे लेमार्किन, और लेमार्किन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके बारे में जान ले। Lamarck proposed that the activity of organisms are responsible for their evolution। लेमार्क ने ये बताया कि एनिमल्स में जो बदलाव हो रहे हैं, जो इवोल्यूशन हो रहा है, ये उनकी एक्टिविटी के कारण हो रहा है। दिस फ्रेंच naturalist proposed that each animal or plant undergoes some change in its lifespan and those changes are transferred to the next generation and such changes occur in the next subsequent generation too। इन्होंने ये बताया कि जो एनिमल अपने लाइफ स्पैन में अपने शरीर में जो बदलाव करता है वही बदलाव उसके आने वाले बच्चों में आ जाता है। तो क्या ये सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। इनकी थ्योरी आगे जाकर गलत सिद्धांत हुई। क्यों गलत सिद्धांत हुई? क्योंकि मान लीजिए स्टूडेंट, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं इस उम्र में मैंने अपनी बॉडी को डेवलप किया, बढ़िया बॉडी बना ली, एब्स बना लिए, 6 एब्स 8 एब्स बना लिए, और मैं बहुत फिट हूं, ओके, और मैंने इतना सारा डेवलपमेंट अपने बॉडी में कर दिया। अब मेरे से जो बेबी पैदा होगा, ओके, क्या वो भी ऐसे ही हेल्दी रहेगा? उसके बचपन से ही 6 एब्स रहेंगे? क्या उसके मसल्स सब ओके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ओके, तो ये जो लेमार्क की जो थ्योरी है ये है, और इसी कारण इनकी थ्योरी जो है वो
फेल हुई थी। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या थी इनकी थ्योरी डिटेल में। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolutions, and reasons behind those morphological changes is एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने बताया कि जो भी एनिमल्स होता है, ऑर्गेनिजम्स होता है, अपने पूरे लाइफ स्पैन में जो भी मार्फोलॉजिकल चेंजेस करता है, मतलब अपने शरीर के बाहरी बदलाव जो करता है, वो बदलाव या तो उसकी एक्टिविटी के कारण या फिर उसके लेजीनेस के कारण होते हैं। बात तो सही है, ये जो भी बदलाव होंगे शरीर में या तो एक्टिविटी के कारण या लेजीनेस के कारण होते हैं। ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ यूज डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और इन्होंने बताया कि यही कारण है कि उनकी जो बॉडी है वो उस ऑर्गन का या तो यूज कर रही है या फिर यूज नहीं कर रही है। ओके, अगर उनका काम का है तो यूज करेगी, काम का नहीं है तो यूज करेगी। जैसे मान लीजिए कि ये बात तो सही है, काम का है तो यूज करेगी, काम का नहीं तो यूज करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि जो एनिमल जैसे हम हैं, पहले हमारी पूंछ हुआ करती थी पर उसका यूज हमने नहीं किया, धीरे धीरे वो चली गई। Further, he said that neck of giraffe has become too long due to browsing leaves of tall plant by extracting their neck for several generations. Similarly, shoulders of iron smith have become very strong due to frequent hammering movement. अब देख, और wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. Legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snake have lost their legs by modification in their body for burrowing habit. ओके, पूरा समझाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, फर्दर ही सेड दैट neck of giraffe become too long due to browsing leaves of plant by extending their neck several generation। अब देखिए क्या हुआ कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें फ्रेश लीव्स खाना बहुत पसंद है, ताजी पत्तियां खाना पसंद, कौली पत्तियां खाना पसंद होती है। तो जिराफ ने क्या किया होगा, उन्होंने बताया कि जिराफ ने ताजी ताजी पत्तियां खाने के लिए पेड़ के ऊपर ऊपर अपनी गर्दन पहुंचाने की कोशिश की होगी, और ऐसा कई जनरेशन तक हुआ, जिसके कारण जिराफ की गर्दन हमेशा के लिए लंबी हो गई। Similarly, shoulder of iron smith have become very strong due to frequent hammering movement। अब जो आयरन स्मिथ होते हैं, लोहार होता है, वो हथौड़ा मार मार के अपने शोल्डर्स को बहुत स्ट्रांग बना लेता है। ओके, ठीक है, पर उसका जो बच्चा पैदा होगा उसके शोल्डर भी बचपन से स्ट्रांग रहेंगे आयरन स्मिथ के जैसे? बिल्कुल नहीं। पर इसकी गर्दन तो है, मतलब इसकी थ्योरी इनके हिसाब से गलत है। Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use। ये बात तो सच हो सकती है कि मान लीजिए जो ईमू है, ईमू को भी पंख है और ऑस्ट्रिच को भी पंख है, पर ये उड़ते नहीं क्योंकि ये यूज नहीं कर सकते, इनका शरीर इतना भारी होता है। So legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snake have lost their legs modification in their body burrowing habit। तो जो डग्स होते हैं उनके पैरों का मॉडिफिकेशन इसलिए हुआ है, उनके पैर इस तरह से होते हैं डग्स के, जैसे ये है, तो इनके पैर कुछ इस तरह से होते हैं। ओके, तो इनके जो पैर इस तरह से ये हुए हैं, ये पानी में रहने के कारण हुए, क्योंकि ये अपना पैरों का यूज तैरने के लिए करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे जो स्नेक है उसके भी पहले शायद पैर रहे होंगे, पेरिपोडिया लाइक, ओके, पर वो बरोइंग मतलब बिल में रहने वाली हैबिट के कारण उसके पैर का यूज नहीं हुआ और उसके पैर फिर आगे जनरेशन में नहीं है। ऑल दिस एग्जांपल आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अनदर जनरेशन। और ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेमार्की। और ये जो थ्योरी थी ये थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अब आइए, तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ देयर डीजनरेशन, 1 मिनट। सो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के कारण बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसमें डेवलपमेंट होता है या डिग्रेडेशन होता है ड्यू टू नो यूज। एक्टिविटी होती रहेगी तो डेवलपमेंट होगा, एक्टिविटी नहीं होगी तो डिग्रेडेशन होगा। एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड बट ट्रांसफर दोज कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड।
ओके, ये बात जो उन्होंने कहा है कि यूज है तो वो डेवलप होगा, यूज नहीं है तो डेवलप नहीं होगा, ये बात को एक्सेप्ट किया गया, पर ये चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाएगी, उसे रिजेक्ट किया गया। जैसे कि मैंने बताया था कि मान लीजिए मैंने अपनी बॉडी बना लिया, 6 एप्स बना लिए, ओके, मैंने बढ़िया बॉडी वॉडी बना ली, तो मेरा जो बेबी आएगा वो 6 एप्स के साथ ही आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये चेंजेस मैंने मेरी बॉडी में किए, तो ये जेनेटिकली चेंजेस नहीं है जो ट्रांसफर होंगे। सो बिकॉज इट हैज बीन वेरीफाइड मेनी टाइम दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट in use are not transferred to next generation and thereby Lamarck's theory was disproved। और इसलिए लैमार्क्स थ्योरी डिस्प्रूव हो गई, क्योंकि इस तरह के जो बॉडी में किए गए चेंजेस इस समय आपने किए तो वो जनरेशन तक ट्रांसफर तो नहीं होंगे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर विच इट हैज एक्वायर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एंसेस्टरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर कैरेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वही कैरेक्टर ट्रांसफर कर सकते हैं विच हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब मैं अपने बेबी में वही कैरेक्टर ट्रांसफर कर सकता हूं जो मैंने अपने पिछले पूर्वजों से लिए हैं। उनके पूर्वजों से लिए हुए कुछ कैरेक्टर्स मेरे बॉडी में रह गए, अब उसमें से कुछ कैरेक्टर्स मेरे बेटे के बॉडी में चले जाएंगे। ओके, उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ जो मैं लेते आ रहा हूँ, दिस इज का, और जो मैंने खुद में डेवलप किए वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एंसेस्टरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और इसे कहते हैं एंसेस्टरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा डार्विन्स की थ्योरी और लैमार्क्स की थ्योरी, ओके, ये दोनों थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, और आई होप दैट ये टॉपिक आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।